नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सफल 2.0 में। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर इकोनॉमिक्स। और इस बैच में हम लोग तैयारी कर रहे हैं CUET 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके लिए एडमिशन दिलाएगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो अब तक हमने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की है, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है पिछले वीडियोज़ में। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मनी इन बैंकिंग की शुरुआत की थी और हमने वहाँ पर सीख लिया था बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी एंड इट्स फंक्शन यानी कि मुद्रा और उसके कार्य क्या क्या होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे हमने MCQs भी वहाँ पर किए थे। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था लास्ट और टॉपिक था ये, वो सारे वो आपका बेस तैयार कर रहे थे कि वास्तव में मनी होती क्या है, क्या इसके यूज होते हैं और किस तरह से हमारी हेल्प करती है हमारे ट्रांजेक्शन्स में। जब हमारे यहाँ पर मनी नहीं थी तो हमारे यहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजेक्शन होता था, यानी कि एक्सचेंज होता था। तो इस समय काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आती थी, फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। ठीक है, पहले हमारे यहाँ पर कमोडिटी मनी से हम लोग मेटल करेंसी पर गए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेपर करेंसी पर आए, और धीरे धीरे आज देख रहे हो आप लोग, आपके सामने डिजिटल करेंसी का भी कॉन्सेप्ट RBI ने रख दिया है। हालांकि वो इतना भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होगा, उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट करके आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका CUET के लिए और क्लास 12th के लिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक्स, बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से काम बैंक करता है। उसके बाद बैंकों की एक और स्पेशल खूबी होती है, क्वालिटी होती है कि वो मार्केट में मनी क्रिएशन करते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है आपका रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक का। और इसके बिना आपके इकोनॉमी में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा लोन नहीं मिल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूरे बैंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। आराम से समझिएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कराते हैं अक्सर, और उसमें फिर आगे जाके दिक्कत उनको देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके कार्य यानी कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्यों हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक काम करता है या फिर किसी दूसरे कंट्री में क्यों सेंट्रल बैंक बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का, कि आपने भी देखा कि जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे यहाँ पर मनी क्रिएशन करते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। अब ये क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ों को समझिए। अगर वीडियो आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखिए। ठीक है, नोट्स साथ साथ में बनाते चलिए ताकि आपको जब आपका एग्जामिनेशन हो तो उसमें कोई रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए। तो फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो टॉपिक में सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखा होगा आपने, जब कभी भी आपके पापा की इनकम आती है वो जाते हैं बैंक, बैंक जाने के बाद वहाँ से पैसा लेकर आते हैं। आप भी कभी कभी साथ गए होगे, है ना, और आपका भी बैंक अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो ज़रूर खुलवाइए, क्योंकि बैंक अकाउंट होना आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी काम के लिए। अब आपकी बहन की शादी है, आपको घर में लोन लेना है, ठीक है, कार खरीदने के लिए या घर को रेनोवेट कराने के लिए या नया घर खरीदने के लिए, तो भी आप कहाँ जाते हो, बैंक जाते हो। आपको कोई FD करानी है तो भी आप बैंक जाते हो, या फिर आपके घर में कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके घर में ज्वेलरी है तो भी आप बैंक जाते हो उसको रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाता है जो आपके इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, और आपकी लाइफ में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेकिन हम लोग बैंक में ही क्यों जाते हैं, बैंक क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और साथ साथ में लोगों को लोन भी देता है। इसके अलावा दुनिया में या फिर भारत में स्पेशली बात करूं मैं, कहीं भी आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जहां पर आपका वो साइमल्टेनियसली डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर रहा हो और उसके साथ साथ आपको लोन भी दे रहा हो, है ना। तो कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे आपका PW यानी कि फिजिक्स वाला क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब हम बात करेंगे बैंक की तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि बैंक जो है वो क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कैसा है भाई, याद रखिएगा,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू वो क्या है, वो आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया यानी कि एक संस्था हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब वो काम क्या कर रहे हैं, वो काम करता है यहां पर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या कर रहा है वो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और उसके साथ साथ में लोन दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी इकोनॉमी में विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या फायदा है उसका, क्योंकि उसको यहां से मिलता है लाभ। अब लाभ कैसे मिलता है वो समझिए। जैसे आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो अपना एक सेविंग अकाउंट खुलाते हो, है ना, बैंक में जाके। सेविंग अकाउंट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देंगे आगे। और अगर आपको पैसे की जरूरत आज नहीं है, आपको 5 साल बाद जरूरत होगी, ठीक है, जैसे आपकी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आपकी बहन की शादी के लिए, कोई भी काम आपको करना है, ठीक है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिनमें एक है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, क्या है वो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो अब बैंक गए, बैंक जाकर आपने पैसा जमा करा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करिए या फिर फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, है ना। एक और अकाउंट होता है, उसका भी जिक्र नहीं करूंगा मैं, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। अब दोनों में क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है लगभग 3%। ठीक है, 3% के आसपास आपको मिलता है इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है आपके लिए लगभग 6 to 7% का इंटरेस्ट। अब वहीं आप कार लोन लेने जाते हो, अब कार लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, वहां पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ब्याज आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर ब्याज आपको मिलता है ना। अब आपने कार लोन लिया या फिर हाउसिंग लोन लिया, तो आपको वहां पर देना पड़ा, मान लीजिए लोन पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, ठीक है, 10%। तो जो डिफरेंस है यहां पर आपके डिपॉजिट पर और लोन्स पर, वही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है ना। तो बैंक काम करता है किसके लिए, पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए भी फायदा है, और उसमें वो जो सर्विसेज दे रहा है पब्लिक के लिए, उसमें उसका भी फायदा है। बैंकों के पास एक डिपॉजिट आया, उस डिपॉजिट को बैंक ने क्या किया, लोन के फॉर्म में जो नीडफुल पीपल है उनको दे दिया, और वहां से उन्होंने क्या उठाया, इंटरेस्ट, और जिसने पैसा दिया था उसको क्या दिया, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो रेट में डिफरेंस है वही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है ना। तो इस तरह से बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि एक इंटरमीडियरी है बैंक। क्या है, एक इंटरमीडियरी है। ठीक है, अब इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, बिचौलिया है। अगर बैंक नहीं होता तो फिर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए डायरेक्टली उधार नहीं देते, है ना। जैसे मैं हूं, मेरा नाम देवेंद्र है, आपका नाम राहुल है, हम एक दूसरे को जानते हैं, और हमारा दोनों का अकाउंट किस में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मैंने पैसा जमा किया, वही पैसा आपको उठा के बैंक ने दे दिया, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको ये पैसा नहीं देता, क्योंकि मेरा विश्वास आप पर नहीं है। मेरा विश्वास किस पर है, बैंक पर है। अगर बैंक को आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरा पैसा बैंक देगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली देता तो शायद आप मुझे पैसा नहीं देते, है ना। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है बिटवीन जिसके पास सरप्लस मनी है और जिसके लिए पैसे की जरूरत है। आई होप आपको बैंक की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड लिखा गया, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ही क्यों लिखा गया, कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो आपका दोनों काम कर रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर रहा है और आपके लिए लोन भी दे रहा है ना। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एसबीआई है, उसके बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है ना। देन आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी कमर्शियल बैंक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका अकाउंट नहीं खुलता है, ना ही वो डायरेक्टली आपके लिए लोन देता है। वो क्या है, सेंट्रल बैंक है। क्या होता है उसको भी आगे जान लेंगे। अब देखो आपके लिए जो जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, वो हो जाता है फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शंस। दोनों में अंतर क्या समझिए। आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो हो गया आपका प्राइमरी फंक्शन। लेकिन अगर आपकी मां ने कहा कि बेटा जब लौटते हुए आओ वहां से पनीर लेते आना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी फंक्शन हो गया,
है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, प्राइमरी वर्क क्या है आपका, कि आपको घर से निकल कर जाना है पढ़ने के लिए, क्लासरूम में बैठना है, पढ़ाई करना है। जब लौटते हुए आओगे तो मम्मी का भी काम करते हुए आओगे, वो क्या है, पनीर लेकर आना, है ना। अब आप बताइए कि आपके पनीर लाने से क्या आपके एजुकेशन पर कोई इंपैक्ट आया, नहीं आया। आप साइमल्टेनियसली दोनों काम कर पा रहे हो, है ना। तो जिस काम के लिए आप बने हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हो गया आपका प्राइमरी वर्क, प्राइमरी फंक्शन, और उसके अलावा जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो वो हो गया आपके सेकेंडरी फंक्शन। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको लोन भी देगा, है ना। ये मेजर वर्क है या मेजर फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जब कभी भी कोई करंट अकाउंट खुलाता है तो करंट अकाउंट खुलाने के बाद उसको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसमें उसके अकाउंट में 10,000 रुपए है, वो 12,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपको शायद ये फैसिलिटी नहीं हो, आपसे तो बैंक बोल देगा कि साहब आपके लिए तो 2,000 रुपये मैंडेटरी है रखना अपने अकाउंट में, ठीक है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, आप केवल 8,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे नीचे आप लोग नहीं जा सकते, और नीचे जाओगे तो फिर आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। आ रही बात समझ। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया, एजेंसी फंक्शंस बहुत सारे बैंक करता है, जैसे फंड ट्रांसफर का काम करता है ना। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे कि आपके लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये क्या हो गया आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हो गए। अभी इनको हम बहुत आराम से विस्तार से डिटेल में समझेंगे, बस आप जो मेजर मेरा कंसर्न है समझाने का वो समझिए कि जो आपके बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी वर्क है जिसके लिए बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो क्या हो गया उसके प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करना, ठीक है, लोन देना, है ना। इसके अलावा जो भी काम बैंक कर रहा है वो क्या है, सारे के सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं, है ना। तो फटाफट समझ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर बैंक कभी भी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि मार्केट में जो मनी है उसका क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। किसी के पास सरप्लस पैसा है तो वो घर में रखा हुआ है, उसने क्या किया, वो बैंक में जमा कर दिया। किसी को रुपए की जरूरत है, उसने क्या किया, बैंक जाकर वो लोन के फॉर्म में पैसा उधार ले लिया, है ना। तो अगर कोई बैंक बना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर बनाए और वो कस्टमर को प्रमोट करे कि वो डिपॉजिट करे बैंक के अंदर। और बैंक सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देता है या फिर लोगों को मोटिवेट करता है कि वो क्या कराएं, वो बैंक में कराएं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से फायदा क्या है कि यहाँ पर बैंक को एक कम से कम एश्योरेंस मिल जाता है कि भाई जो कस्टमर है वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसा विड्रॉ करेगा, तब तक उस पैसे का यूज बैंक आराम से करता रहेगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और उसमें एक अकाउंट होता है आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, एक ऐसा डिपॉजिट जहां पर बैंक अपने जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हमारे यहाँ पर अकाउंट खुलाइए, आप जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मतलब जितनी बार चाहे विड्रॉ करिए फंड्स, जितनी बार चाहे आप जमा कीजिए, आपको कोई भी यहाँ पर मना ही नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको कोई यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, है ना। लेकिन बदले में क्या होता है, यहाँ पर बैंक क्या करता है, इनसे सर्विस चार्ज वसूलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कभी भी जो करंट अकाउंट है वो इंडिविजुअल पर्संस, हम जैसे लोग, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग नहीं मेंटेन करते हैं। हमेशा ये जो अकाउंट है वो मेंटेन करते हैं कौन, बिजनेस पर्संस, ठीक है, जिनके पास क्या है, बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब एक खासियत इसमें यह होती है कि यहाँ पर जो फंड्स आप जमा करते हो वो आपके फंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, चेक के द्वारा यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, या फिर आप एटीएम से भी निकाल सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कितनी बार भी आप निकालिए, ठीक है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि बैंक यहाँ पर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता है, यानी कि ब्याज नहीं मिलता। जैसे आपके लिए दूसरे अकाउंट में आपके जो है
उसमें आपको ब्याज मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता होगा, लेकिन यहां पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स या फिर पॉइंट्स, ठीक है, और आर द फीचर्स ऑफ द करेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर आर द फीचर्स भी आ सकता है और इस तरह से क्वेश्चन आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ करेंट अकाउंट। तो आपको जो यहां पर दिए गए हैं वो इतना याद रखना सब आराम से, कि यहां पर जो पैसा आप जमा करते हो वो जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ? जो भी आप डिपॉजिट जमा करते हो वो आप कभी भी निकाल सकते हो ऑन डिमांड। ऐसा नहीं है कि बैंक आपको मना करेगा कि आप 5 साल बाद निकालेंगे या 2 साल बाद निकालेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वाला जो अकाउंट होता है वो हमेशा बिजनेस पर्संस ओपन कराते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर कितनी बार भी आप पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है ये कि बैंक इस अकाउंट पर किसी तरह का कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, करंट अकाउंट डिपॉजिट पर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। ठीक है, बाकी किसी अकाउंट पर नहीं मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको यहां पर दी जाती है, याद रखेगा। ठीक है, क्या होती है अभी आगे देख लेंगे। एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर आप अपने अकाउंट में जो आपका पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओवरड्रॉ कर सकते हो, ये फैसिलिटी होती है आपकी ओवरड्राफ्ट की। अब नेक्स्ट आता है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। कोई भी नाम आपके आगे आ जाए आपको हमेशा याद रखना है एक ही बात हो रही है, चाहे फिक्स डिपॉजिट की बात हो, चाहे टाइम डिपॉजिट की बात हो, चाहे टर्म डिपॉजिट की बात हो। ठीक है, ये वो अकाउंट है जहां पर आपका अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहां पर आपका अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और है, वो क्या है समझिएगा ध्यान से। हमारे भारत में आप लोग एफडी करा सकते हो 7 दिन से लेकर, ठीक है, 7 डेज टू 10 ईयर, 10 साल तक के लिए आप एफडी करा सकते हो। ठीक है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए। इस अकाउंट का जो एक फीचर है आपका कि यहां पर आपको कभी भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप जब चाहें तब बैंक से पैसा विड्रॉ कर लें। ठीक है, आपकी जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको पैसा यहां पर मिलेगा। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि एटीएम लगाया और पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने किसी को चेक इशू कर दिया तो आपको पैसा मिल गया। ठीक है, इन अकाउंट पर आपको कभी भी कोई चेक इशू नहीं किया जाता है, याद रखेगा। चेक इशू होता है आपका केवल और केवल सेविंग अकाउंट पर और आपका करेंट अकाउंट। आगे बात समझ, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको एक ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आप बैंक को एश्योर कर देते हो कि भाई मैं अगले 5 साल तक या फिर अगले 10 साल तक पैसा नहीं मांगने आऊंगा, तो बैंक आपको इसके बदले ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, इसी का एक छोटा भाई होता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी एक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का ही टाइप है, बस फर्क इतना है कि यहां पर आप क्या करते हो, कुछ फिक्स इंटरवल के लिए बार बार पैसा जमा करते हो। ठीक है, बार बार जमा करते हो पैसा। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट is deposited regularly. Fixed amount is deposited regularly for a fixed, ठीक है, इंटरवल। अरे बस समझ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि आप हर एक रेगुलर इंटरवल मतलब यानी कि जैसे हर मंथ, हर दिन, ठीक है, जैसे आपने कुछ देखा होगा कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, खासकर जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं,
वो जो दुकानदार होते हैं उनसे एक अकाउंट खुलाते हैं और उससे बोलते हैं भाई आपको हर दिन 500 रुपये जमा करने, 100 रुपये जमा करने हैं और आपको 1 साल बाद आपको पैसा दे देगा बैंक, ठीक है। लेकिन अमूमन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आपका हर महीने के लिए एक आरडी ओपन कराते हैं। अब जो आपका प्री डिसाइडेड अमाउंट है वो आप क्या करोगे, एक बार में ही, सॉरी, हर महीने लगातार 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी आपने डिसाइड किया है तब तक आप जमा कराते रहोगे, ठीक है। अगला देखो एक इंपॉर्टेंट आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अब इस अकाउंट में क्या होता है, दीज डिपॉजिट कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसको देखो मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके लिए इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है, ठीक है, यहां पर आपके लिए इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है, और उसके अलावा आपको यहां पर चेक फैसिलिटी भी मिलती है, मतलब कभी भी आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। तो सच डिपॉजिट्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी विद सम रिस्ट्रिक्शंस। अब ये सम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पर सम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि आप भाई बार बार पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने दिन में 4 बार आप बैंक जा रहे हो, तो दिन में 4 बार आप बैंक जा रहे हो तो आपका पैसा यहाँ पर आपको बैंक निकालने के लिए मना करेगा, रोकेगा। और यही काम आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा थोड़े समय के लिए, कि आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसका कि आप पैसा निकाल सकते हो चेक के जरिए, एटीएम के जरिए, लेकिन उसमें हमारे लिए क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाय विजिटिंग बैंक यू कैन विड्रॉ द फंड्स फॉर ओनली वन टाइम, आप एक दिन में केवल एक बार ही निकाल सकते हो बैंक जाकर पैसा, है ना। दे कैरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट के बराबर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में मैंने आपको बताया कि 6 to 7% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको 2 to 3% का इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका। आगे बात करें तो दूसरा फंक्शन होता है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। बैंक क्या करता है, लोन्स भी देता है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। अब ये देखो क्या है कि जब कभी बैंक के पास कोई पर्सन आता है और कहता है साहब हमारे लिए जरूरत है रुपए की, है ना, हमको एक गाड़ी खरीदनी है और हमारे लिए क्या करो, एक लोन दे दो 10 लाख रुपए का। बैंक कहता है ठीक है भाई ले देंगे, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना क्रेडिट स्कोर दिखाना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर का क्या होता है कि वो एक आपका पहले से एक स्टैंडर्ड है कि आपके जो पास्ट पेमेंट हिस्ट्री रही है उसको चेक करने के बाद, आपके इनकम को चेक करने के बाद बैंक ये एश्योर करता है कि क्या सामने वाला पर्सन जो है, जो लोन ले रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या उसकी यहाँ पर क्षमता है, कैपेसिटी है बाद में पैसा चुकाने की, है ना। तो बैंक क्रेडिट स्कोर देखेगा और आपके लिए लोन सैंक्शन कर देगा, है ना। अगर आपने कार पर लिया है लोन तो क्या होगा, बैंक कार को हाइपोथेकेट करेगा, मतलब उसको ही एज अ सिक्योरिटी रखेगा अपने पास में, लेकिन कार आपके पास रहेगी, आप उसको बेच नहीं सकते कहीं भी किसी भी पर्सन के लिए, जब तक आप वो लोन नहीं चुका देते, ठीक है। घर बनाने के लिए लोन देता है तो घर को बैंक गिरवी रख लेता है, घर में रहते आप ही हो लेकिन आप उस घर को बेच और खरीद नहीं सकते हो, है ना। तो द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक आर गिवन टू द नीडी बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम, ठीक है। बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है उसको वो जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनके लिए जरूरत है, जरूरतमंद है, उनको लोन दे देता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक के लिए। बैंक को सबसे ज्यादा फायदा किस काम में है, लोन देने में, ठीक है, ना ही लॉकर देने में, ना ही बैंक के लिए चेक देने में, ना ही बैंक को यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाने में। बैंक को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होती है, लोन देने में। और सबसे ज्यादा नुकसान भी कहाँ से होता है, लोन देने में। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे विजय माल्या टाइप लोग हैं, लोन लेके कहाँ चले जाते हैं, लंदन, और वहीं सेटल हो जाते हैं। अब बैंक यहाँ पर पूछता रहता है भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा है ही नहीं, है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब अगला होता है कैश क्रेडिट, लोन का ही एक पार्ट है क्या, कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा आपके घर में जिक्र आता है, अगर आपके कोई शॉप वगैरह है, आपके घर में बिजनेस होता है, ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि बैंक से हमने क्या ले ली, क्रेडिट लिमिट ले ली है, ठीक है। बैंक से हमने क्या ले ली, क्रेडिट लिमिट ले ली है, क्रेडिट लिमिट बनवा ली है। अब लिमिट बनवा ली तो क्या है उसमें
कि अगर आपकी लिमिट 5 लाख रुपए की है तो ऐसा मान के चलोगे वो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया सेविंग डिपॉजिट में, है ना। आप वो 5 लाख रुपए तक जब चाहे बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे जमा कर सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर आपको जो पैसा आपने लिया है वो जमा करना होता है क्रेडिट लिमिट में। आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे ये बैंक आपसे कभी पता करने नहीं आएगा कि आपने इस 5 लाख रुपए का जुआ खेला या फिर आपने जूते की फैक्ट्री लगाई, ठीक है, बैंक आपसे पूछने नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आपको लोन दिया जाता है बोरोवर के लिए, ठीक है, उसके करंट एसेट्स को देखकर, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपके पास जमीन कितनी है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक क्या करता है आपके लिए एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है। और उसके बाद जो बोरोवर है, ठीक है, वो बोरोवर यहां पर कोई भी अमाउंट क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत जितना आता है उतना विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसान की क्रेडिट लिमिट, जैसे आपने देखा होगा एक कार्ड होता है किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत पॉपुलर है, सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, आपके काम आने वाला है। एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अमूमन जो आपका ये किसान क्रेडिट होता है वो किसान क्रेडिट कार्ड वो आपका 3 लाख रुपीस तक बनता है, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट का बनवाते हो तो फिर आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में नहीं आओगे और आपको जो बेनिफिट देती है गवर्नमेंट वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया कितने लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए तक आप बैंक से जब चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, है ना। आप अगर यहाँ पर 3 लाख में से केवल 1 लाख रुपए ही यूज करते हो तो आपको यहां पर 1 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी के बचे हुए जो 2 लाख हैं उस पर आपको कोई ब्याज नहीं जाएगा। क्लियर हुई बात। तो कैश क्रेडिट या फिर एक क्रेडिट लिमिट एक तरह का लोन होता है जहां पर बैंक आपके एसेट्स को देखकर आपको क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है एंड यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट, मतलब कुछ भी अमाउंट निकाल सकते हो विद इन सैंक्शन लिमिट, मतलब जो आपकी सैंक्शन लिमिट है उसके नीचे नीचे आप कितना भी अमाउंट निकाल सकते हो और जितना आप अमाउंट यहां पर यूज में लाओगे उतना ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, 3 लाख रुपए तक आपको यहां पर लोन मिल जाता है, याद रखिएगा। और इसका फंक्शन याद रखेगा कि भाई क्रेडिट लिमिट होती क्या है या कैश क्रेडिट होता क्या है। आगे बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। हाँ, एक और बच गया आपका, लोन बच गया। तो लोन की कैटेगरी क्या होती है, लोन आपके बहुत सारे तरह के आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन देखा होगा जहां हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लेते हैं। हम लोग जब कभी घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे। और उसके बाद हमारे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और हम मन कर रहा है हमारा कार चलाने का, कार से चलने का, तो हम कार लोन लेंगे, है ना। और भी बहुत सारे तरीके के हम लोग लोन ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास घर पे गोल्ड पड़ा हुआ है हम क्या ले सकते हैं, गोल्ड का लोन ले सकते हैं, मतलब गोल्ड पर लोन ले सकते हैं, गोल्ड को यहाँ पर मॉर्गेज करके, है ना। अभी देखो आपके लिए बैंक एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो क्या है, ये आपकी वो फैसिलिटी है जो कि केवल और केवल किसको दी जाती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। किसके लिए दी जाती है, ओनली फॉर, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी लिखा हुआ है, ठीक है। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी विच अंडर विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ, ठीक है, कस्टमर जो है उसको यहाँ पर ओवरड्रॉ करने की मंजूरी दी जाती है कि आप के पास जो पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, करेंट अकाउंट से अप टू एन एग्रीड लिमिट। अब ऐसा नहीं कि आपकी जो हैसियत है वो 5 लाख रुपए तक की है और आप यहाँ पर 6 लाख रुपए निकाल लोगे। जैसा कस्टमर होता है उस कस्टमर के हिसाब से, ठीक है, बैंक डिसाइड करता है कि हम इसको कितना ओवरड्राफ्ट देंगे। अगर किसी का एनुअल ट्रांजैक्शन मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है तो उसका अलग ओवरड्राफ्ट होगा। अगर किसी का 10,000 करोड़ रुपए है तो उसका ओवरड्राफ्ट अलग तरीके का होगा,
ठीक है, डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है। और ओवरड्राफ्ट केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बैंक की नज़र में क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है, जिस पर बैंक को कोई भी आगे दिक्कत नहीं आए, उन्हीं कस्टमर को ये देता है। हर कस्टमर की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगला होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, सॉरी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी देखो क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए दिया है किसी दूसरे पर्सन ने कि भाई मैं आपके लिए आज ही सामान बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ और आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके लिए 2 महीने बाद ये पैसा दे दूंगा, है ना। तो जैसे राहुल है, जैसे एक पर्सन आपका राहुल है मान लीजिए, ठीक है, राहुल है और दूसरा एक पर्सन है देव। अब इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन किया, राहुल की जेब में आज पैसे नहीं थे, इसने क्या किया, इसको फ्यूचर में देने का प्रॉमिस कर दिया कि मैं भाई आपको अगले महीने की, ठीक है, यानी कि 24 ऑफ दिसंबर 2023 के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ दे दूंगा, है ना। अब देव से मान लो कोई भी चीज़ उसने खरीदी है लेकिन आज पैसे नहीं है, उन्होंने पेमेंट को डिफर्ड कर दिया, मतलब अगले कभी टाइम में फ्यूचर डेट में दे देगा। लेकिन अगर राहुल को रुपए की जरूरत पड़ जाए बीच में ही, सॉरी हाँ, राहुल ने सामान खरीदा था, देवेंद्र को जरूरत पड़ जाए, देव को जरूरत पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, अब ये तो देगा कब, 24 दिसंबर को, लेकिन रुपए की जरूरत है कब, आज ही। तो अब क्या होगा, देव जाएगा इस डॉक्यूमेंट को लेकर किसके पास, बैंक के पास में, और बैंक से कहेगा भाई मेरे इस असेट की वैल्यू 10,000 रुपए है, मुझे आप ये दे दीजिए। अब अगर यहां बैंक 10,000 रुपए दे देता है देव के लिए, राहुल प्रॉमिस कर चुका है 10,000 रुपए देने की, तो बैंक का कोई यहां पर फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो लिखा गया है वही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, राहुल इससे ज्यादा नहीं देगा। तो अब क्या होगा कि बैंक कभी भी इस पर पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा देव के लिए। वो क्या करेगा, यहां पर मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया 9,700 रुपए का, ठीक है, 9,700 रुपीज का यहां पर पे कर दिया, किसके लिए, बैंक ने पेड कर दिया किसके लिए, देव के लिए, ठीक है, 300 रुपए काट लिए। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया। क्या हो गया, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया। अब देखो देव का क्या फायदा हो गया कि देव को 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला था, उसको कब मिल गया, आज ही पैसा मिल गया, है ना। बैंक का फायदा क्या हुआ, बैंक का फायदा ये हुआ कि बैंक ने दिए 9,700 रुपए और मिल कितने रहे, 10,000 रुपए, है ना, 300 रुपए का बैंक के लिए फायदा हो गया, इसका काम चल गया, बस बात खत्म, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोलते हैं। एक ऐसी फैसिलिटी होता है जहां पर अ होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कब है इसकी, 24 दिसंबर 2023 को, इससे पहले ही यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कहते हैं। आगे देखते हैं एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। अब एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं, एजेंसी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहां पर बैंक अपने कस्टमर्स के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग आज के डेट में एक बहुत बार यूज करते हैं यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई आपका एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपके लिए, ठीक है, विद इन सेकेंड या इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए क्या बन सकता है यहां पर क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। दूसरा होता है आपके लिए एक और एनईएफटी, ठीक है, जो आप फंड ट्रांसफर के लिए यूज करते हो, वो क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अरे बस समझ, एनईएफटी हो गया। एक होता है आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, तरीके हैं या फैसिलिटीज हैं जहां पर आप इनका यूज करके फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, नाम अलग है तो काम भी अलग होगा, बाकी काम बस वही है कि फंड ट्रांसफर करना। यहाँ पर क्या होता है, 1 लाख रुपए तक आप विद इन सेकेंड ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी में क्या होता है, आपका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो, सॉरी कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पैसा होगा उसको ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लगता है, बैचेस में पैसा ट्रांसफर होता है, आधे घंटे के बैचेस में। आरटीजीएस आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका एक बार में ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है वो आपका 2 लाख रुपए। इससे नीचे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको एनईएफटी का यूज करना पड़ेगा या फिर आपको यूपीआई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, जैसे आपको कोई भी चेक कलेक्ट करना है तो बैंक क्या करेगा, आपके भी यहाँ पर चेक कलेक्ट कर लेगा। आपके कई सारे बिल हैं, बैंक ऑटोमेटिकली पे कर देता है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो पे का, आप जैसे ही किसी भी जगह फैसिलिटी लगा देते हो तो जैसे ही आपका बिल जनरेट होके आता है, ठीक है, आपका कोई भी बिल है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका टेलीफोन का बिल है ना, आपका डीटीएच का बिल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद, आपको करना ही नहीं है, जैसे ही बिल आया बैंक से तुरंत आपके अकाउंट से कट हो गया, है ना। तो वो क्या कर रहा है, बैंक एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्शन का काम करता है बैंक। डिविडेंड भी आपके लिए कौन देता है, बैंक देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी शेयर खरीदा हुआ है ना, मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हैं, अब जैसे इसका डिविडेंड आया तो डिविडेंड आएगा कैसे, डायरेक्ट तो आपके यहाँ पर टाटा मोटर्स देने नहीं आएंगे, है ना, तो वो पैसा कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो कलेक्शन हो रहा है किसका, डिविडेंड का। सब्सिडीज आपके अकाउंट में आती है, ठीक है, तो वो भी आपके अकाउंट में कैसे आती है, वो आपके अकाउंट में आती है यहाँ पर बैंक के जरिए, है ना। सब्सक्रिप्शन आपने कोई ले रखा है या फिर आपने दे रखा है तो वो भी कैसे आपका जाएगा, यहाँ पर बैंक के जरिए आएगा। रेंट का और बहुत सारे आपके जो टैक्सेस का है, इंश्योरेंस का है, प्रीमियम, वो सब काम आपके किसके जरिए होते हैं, बैंक के जरिए ही होते हैं। इवन आज के डेट में बैंक आपके लिए आपका आईटीआर फाइल करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको कहीं किसी के पास जाने की नहीं है, बैंक के पास सारे आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा आपको काम करना आना चाहिए। आप घर बैठकर अपना ऑनलाइन, ठीक है, बैंकिंग का यूज करते हुए आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। आपको सारी जानकारी कौन दे देगा, बैंक दे देगा। ठीक है, उसके बाद बैंक करता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का भी काम, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा वसीयत, ठीक है, बिल्स, बिल्स का मतलब होता है यहाँ पर वसीयत। ठीक है, वसीयत, ठीक है, वसीयत क्या होता है, जैसे कि आप हैं या मैं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी बहन के नाम कर दी जाए। अरे बस समझ, अब मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो किसके पास रहेंगे, वो रहेंगे बैंक के पास में। किसके पास रहेंगे, बैंक के पास में रहेंगे। बैंक क्या हो गया इस केस में, ट्रस्टी हो गया। मैंने अपने घर में अगर मान लो वसीयत रख दी तो क्या होगा, कोई दूसरा पर्सन जो ऐसा नहीं चाहता वो क्या करेगा, उसको फाड़ के फेंक देगा, कूड़े में जला देगा। लेकिन अगर वही वसीयत, वही बिल मैंने क्या किया, अपने बैंक में रख दी, तो बैंक क्या करेगा, उसको एज अ ट्रस्टी अपने पास रखेगा। और जब मैं यहां पर मर जाऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी डेथ होने के बाद मेरी बहन के लिए मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने का काम कौन करेगा, बैंक करेगा। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सामान्य जो आपके जो काम में आते हैं वो क्या है, आपका लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी कौन देता है, आपका बैंक देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट देता है बैंक, जैसे कि आपको कोई मान लीजिए बाहर से सामान खरीदना है, अब बाहर से सामान खरीदना है, वो जो कस्टमर है वो कैसे पता लगाएगा कि भाई सामने वाला जो पर्सन है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है, वो वहां पर पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ठीक है, तो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर, ठीक है, उसकी गारंटी लेता है कि भाई ये जो कस्टमर है वो ट्रस्ट वर्दी है, भरोसेमंद है, आप यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन कीजिए आराम से। ठीक है, जब आपका सामान डिलीवर हो जाएगा तो आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, एज अ यहाँ पर एजेंट की तरह काम कर रहा है कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका पैसा हमारे पास रखा हुआ है, आप सामान भेजिए। ठीक है, आपको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक कस्टमर को देता है बैंक कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस है या नहीं है, है ना।
अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपके सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, जैसे शेयर्स वगैरह है, तो उनकी अंडरराइटिंग भी कौन करता है? बैंक करता है। तो ये तो हो गए आपके सब फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है मनी क्रिएशन क्या होता है, ठीक है। मनी क्रिएशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? बैंक का। जैसे अब जैसे मान लो कि बैंक है, बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हुए, है ना, 1,000 रुपये आपके पास डिपॉजिट हो गए, अगर आप एक बैंक की तरह काम कर रहे हैं या फिर आप बैंक हैं, ठीक है। या मान लीजिए आप एक साहूकार हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या हैं? साहूकार हैं। साहूकार समझते हैं आप लोग, ठीक है, साहूकार हैं। या फिर आप सर्राफ हैं, ठीक है। तो सर्राफ है एबीसी करके, एबीसी साहूकार या एबीसी सर्राफ है। इसके पास कोई पर्सन आता है और 1,000 रुपये जमा करके चला जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, है ना। रामू को क्या होता है? रामू को यहाँ पर वो 1,000 रुपये दे देते हैं कि भैया ये लो अपना काम चलाओ, ठीक है। रामू को 1,000 रुपये यहाँ पर मिल गए एज अ लोन, ठीक है, लोन के फॉर्म में यहाँ पर पैसा मिल गया 1,000 रुपये। अब देखा आपने क्या कि यहाँ पर 1,000 रुपये जमा हुए एबीसी साहूकार या सर्राफ के पास में, वही पैसा रामू को उठाकर दे दिया गया एज ए फॉर्म ऑफ लोन। अब देखो यहाँ पर 1,000 रुपये ही आए थे, 1,000 रुपये हमने क्या कर दिए? यहाँ पर दे दिए लोन में, उससे ज्यादा तो नहीं दिए ना। अब लेकिन बैंक अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए कभी भी फायदा नहीं होगा। तो बैंक करता क्या है? बैंक करता ये है कि जो उसका इनिशियल डिपॉजिट आता है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में बैंक लोन दे देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रेडिट को क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा क्रेडिट को क्रिएट कर पा रहे हैं, विच इज इन फार एक्सेस फॉर ऑफ द इनिशियल और प्रोमिसरी और सॉरी प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब जो रुपया उनके पास आया है उस रुपए से कहीं ज्यादा वो लोन दे पा रहे हैं। 1,000 रुपये डिपॉजिट आया था और उन्होंने क्या किया? 5,000 रुपये लोन दे दिया। अब कहोगे सर 1,000 रुपये तो लोन आया था, आप क्या बात कर रहे हो? 5,000 रुपये लोन दे दिया? ये तो हो ही नहीं सकता है। होता है और मैं आपको करके भी बताऊंगा, अभी करके भी दिखाऊंगा, है ना। होता है, करके भी आप लोग अभी देख पाओगे कैसे होता है। लेकिन अब ये काम करने से पहले आपको कुछ जरा मानना पड़ेगा, अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। वो अजम्पशंस क्या है वो समझिए कि जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, उसको आप एक यूनिट मान लोगे और वो क्या रहेगा? आपका बैंक, ठीक है। आपके पूरे इंडिया में केवल एक ही बैंक है, ऐसा मान लोगे आप लोग। दूसरा, आप क्या यहां पर अजम्पशन मान के चलोगे कि जितना भी आपका रिसीट्स और पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है बैंक के जरिए, ठीक है। किसके जरिए हो रहा है? वो बैंक के जरिए हो रहा है। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक, ठीक है। जो एंटायर जो आपका कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है? एक है, उसको क्या नाम दिया गया? बैंक नाम दिया गया है, ठीक है। जितने भी आपके जो रिसीट्स और पेमेंट हो रहे हैं वो आपके इकोनॉमी में किसके जरिए हो रहे हैं? बैंक के जरिए हो रहे हैं। मतलब कोई पैसा अपने घर पे नहीं रख रहा है, ठीक है, और कोई पैसा अपने घर से उठा के नहीं दे रहा है। जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके बैंक के जरिए ही हो रहा है। अगर ऐसा आप कर पाते हो, मान पाते हो, तब ही ये आपको थ्योरी समझ में आएगी, अदरवाइज आप समझ में नहीं आ पाएगी आपके, ठीक है। या ना लिख के क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। अब इस चीज को समझने से पहले, मनी क्रिएशन को समझने से पहले आपको यहां पर एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। देखो ये क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है मोहित, ठीक है, मोहित है। मोहित ने क्या किया? मोहित ने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। मोहित डिपॉजिटेड ₹5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए मोहित ने क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए बैंक अकाउंट में, है ना। अब हुआ क्या? एक बंदा है जिसका नाम है, लड़का है जिसका नाम है क्या? सोहन, ठीक है। सोहन ने लोन ले लिया, ठीक है, कितने रुपए का? यहां पर लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। अब बात को समझना ध्यान से कि मोहित ने डिपॉजिट कर दिए 5 लाख रुपए, सोहन को वही रुपया दे दिया किसने दे दिया?
यहाँ पर ये रुपया दे दिया किसने, बैंक ने उठा के सोहन के लिए 5 लाख रुपए। अब हुआ क्या कि 1 साल बाद यहाँ पर मोहित पैसा मांगने आ गया बैंक से कि भाई साहब एसबीआई इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हम तुमको ना 5 लाख रुपए जमा करके गए थे, वो हमको भी वापस करो, हमारे पापा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारी पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमको पैसा भी दे दो, हमको चाहिए अभी पैसा। अब ये पैसा जो एसबीआई है वो किसको दे चुका है, ये पैसा जो एसबीआई है वो दे चुका है सोहन के लिए, और सोहन वापस करेगा इसको 5 साल के बाद, और ये 1 साल पहले ही पैसा मांगने आ गया। तो क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो पहुंच गया सोहन के पास। अब अगर बैंक पैसा नहीं देता है तो मोहित जाके कहेगा अपने घर के और मोहल्ले के पास में जाके लड़कों के पास में कि भाई वो फलाना एसबीआई बैंक है ना, वहां पर पैसे मत जमा करना, वो बहुत नालायक लोग हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। बोले आप तो 5 साल के लिए पैसे जमा करके गए थे, अब 1 साल में कहां से दे दे पैसा, है ना। और अगर यहां पर सोहन से पैसे वापस मांग लिए तो सोहन ने क्या किया भाई, अभी तो चाय की दुकान शुरू करी थी उसने, है ना, सोहन चाय वाला बनाना चाह रहा था वो, अब क्या हुआ, वो सोहन चाय वाला से कबाड़ी वाला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने लोन लिया था 5 साल के लिए, और यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, पैसा जो है वो 1 साल में ही वापस मांग लिया गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो बैंक है वो अपने पास में कुछ पैसा जमा करके रखता है। अगर उसके पास 100 रुपए आते हैं तो वो 15-20 रुपए क्या करता है, अपने पास जमा करके रखता है कि भाई ये जो पैसा है वो उन कस्टमर के लिए काम में आएगा जो कभी भी पैसा मांगने आ जाएंगे। बीइंग अ प्रूडेंशियल बैंकर, बैंक को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि उसका कैसा बिजनेस चलता है। तो बैंक क्या करेगा, जो भी डिपॉजिट आता है उसका एक फिक्स्ड परसेंट अपने पास रिजर्व बना के रखता है कि कभी भी अगर कोई कस्टमर आ जाए तो हम उसको पैसा वापस कर सकें। बैंक ऐसा मान के चलता है कि जो लोग सब जमा करके गए पैसा, वो एक बार में सब जमा करने के सब मांगने नहीं आएंगे। अगर 1000 कस्टमर पैसे जमा करके गए हैं तो उसमें से 50 कस्टमर ही एक बार में एक साथ पैसा मांगने आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसीलिए बैंक क्या करता है, अपने पास में कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल रिजर्व रेशियो। हमारे इंडिया में इसको 2 तरह से मेंटेन किया जाता है, एक तो आपका सीआरआर है और दूसरा आपका एसएलआर है, ठीक है। अगर बैंक के पास पैसा आता है पब्लिक के जरिए, ठीक है, बैंक एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज दिस डिपॉजिट टू गिव लोन्स टू द पब्लिक, ठीक है, इट इज लीगली कंपल्सरी, लीगली कंपल्सरी है कि बैंक के लिए कि वो एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है, क्या करें, डिपॉजिट का रिजर्व के फॉर्म में बना के रखें। इसको क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर बैंक के पास 100 रुपए आते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उसमें से 20% क्या करेगा, अपने पास लीगल रिजर्व यानी कि एलआरआर बना के रखेगा, और 80 रुपीज ही वो लोन में दे पाएगा, ठीक है, 80 रुपीज ही लोन में दे पाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये इतना कम क्यों होता है, बैंक इसको डिसाइड करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि मेरे पास कितने कस्टमर एक साथ पैसा मांगने आ सकते हैं और मैं कितना यहां पर उनकी लायबिलिटीज को पूरा कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई इसलिए जा रही ताकि आपके लिए मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। प्राइमरी डिपॉजिट होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट जो कि बैंक में जमा होता है लोगों के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट के जरिए, वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट को हम लोग इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए, इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसा जो है वो बैंक के पास पहली बार में कस्टमर जमा करता है अपने अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट के जरिए, चाहे वो आपका टर्म डिपॉजिट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका सेविंग डिपॉजिट हो, है ना। अब इसके जरिए जो पैसा है वो किस में चला गया, प्राइमरी डिपॉजिट में, लोगों के जरिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि बैंक जब लोन देता है अपने कस्टमर के लिए तो उन्हें डायरेक्टली कैश में लोन नहीं देता है। बैंक क्या करता है, उनका भी एक अकाउंट खोलता है अपने बैंक में,
और बैंक जितना लोन लिया है वो सारा उस अकाउंट में डाल देता है। अब लोगों को जितनी जरूरत होती है उतना वो क्या करते हैं, उसमें से विड्रॉ करके चले जाते हैं। आ रही बात समझ? तो बैंक ने जो लोन दिया कस्टमर के लिए, उसके लिए जो अकाउंट बनाया और उसमें जो पैसा जमा करा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ड्यू टू लोन्स गिवन बाय द बैंक्स टू द पीपल। ठीक है, क्या होता है, ऐसे अकाउंट जो बनते हैं जो बैंक ने लोन दिया है उनके जरिए, उनको क्या बोलते हैं, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एलेबोरेटली समझते हैं। जैसे कि बैंक है, बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपए डिपॉजिट कराया। ठीक है, किसमें, सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, है ना। अब 1,000 रुपए यहां पर डिपॉजिट कराया, 20% क्या किया, 20% यहां पर या 200 रुपए, ठीक है, ₹200 क्या मेंटेन कर लिया बैंक ने, LRR। ठीक है, कि इतना हम पैसा अपने पास जमा करके रखेंगे, इतना हम लोन नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी का जो 800 रुपए है, ठीक है, 800 रुपए क्या दे दिया बैंक ने, लोन दे दिया, है ना। तो ये जो लोन है डायरेक्टली बैंक किसी कस्टमर को नहीं देगा कैश के फॉर्म में, इसको क्या करेगा, जमा कर देगा अपने अकाउंट में। ठीक है, तो जो अकाउंट में जमा करेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बनेगा वो, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब देखिए समझिए इस पूरे कार्यक्रम को कैसे होता है ये। किसी भी बैंक में इनिशियल डिपॉजिट हुआ आपका 1,000 रुपए का, बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया 800 रुपए का, है ना, और यहां पर आपका कैश रिजर्व बना लिया 200 रुपए का। ठीक है, आ रही बात समझ? अब यहां पर देखो कि जो हमारे पास 800 रुपए आया था, ठीक है, 800 रुपए जो आया था उसमें से बैंक फिर क्या करेगा, लोन देगा। ठीक है, कितना दे सकता है, 80% दे सकता है। तो उसका 80% यहां पर क्या हो गया, बैंक ने लोन दे दिया, कितने रुपए का, 640 रुपए का। तो 640 रुपए क्या हो गया, यहां पर डिपॉजिट हो गया तुरंत। ठीक है, 640 क्या हो गया, यहां पर डिपॉजिट हो गया। अभी बाकी का जो बचा हुआ 20% है वो क्या हुआ, CRR में चला गया, है ना। अभी ये जो 640, ये जो आपका है 640, ठीक है, इसका फिर से क्या होगा, इसका फिर से 80% कितना होगा, कितना, 512 रुपए। 512 रुपए का फिर से बैंक ने क्या दे दिया, लोन दे दिया, है ना। अरे बस समझ, लोन दे दिया। अब क्या हुआ, यहां पर बैंक को फिर से 128 रुपए यानी कि 20% क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यहां पर काम चलता रहता है। और इसी तरह से आपका क्या होगा कि जो लोन है वो कैश के फॉर्म में ना जाकर वो जाता है किसके फॉर्म में, वो जाता है यहां पर आपका डिपॉजिट के फॉर्म में, और कुछ पैसा जो है रखता है LRR के फॉर्म में। ठीक है, एज अ कैश रिजर्व। और आपको याद रखना है कि जब तक जो आपका कैश रिजर्व है वो आपका इक्वल ना हो जाए किसके, इनिशियल डिपॉजिट के, तब तक बैंक लोन देता रहेगा और क्रेडिट क्रिएशन होता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब तो अब बैंक कितना क्रिएशन कर सकता है, कितना क्रिएशन कर सकता है, ठीक है, मनी क्रिएशन कितना कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है M = 1/LRR। ठीक है, तो M = क्या हो जाएगा, 1/20%। ठीक है, 1/20%। ठीक है, तो M = क्या हो जाएगा, 1/0.2। ठीक है, तो M = क्या हो जाएगा, 5। मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर 1,000 रुपए आपका जमा होता है तो यहां पर बैंक के लिए कितना पैसा चला जाएगा, बैंक के लिए पैसा चला जाएगा यहां पर आपका 5,000 रुपए। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर का आपको डेफिनेशन याद रखना है, कितना होगा मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन, कि जो आपका LRR है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मनी मल्टीप्लायर। जितना ज़्यादा आपका LRR होगा लीगल रिजर्व रेशियो, उतना ही कम आपका क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, जितना कम आप रेशियो रखोगे, रिजर्व रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा क्रिएट होगा। ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा। देखिए आपके पास मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5 आया, आपके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000 रुपए था। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा आपके इकोनॉमी में। ठीक है, आ रही बात समझ।
तो बस ये आपके अलग अलग फॉर्मूले जाते हैं। इनिशियल डिपॉजिट अगर निकालना है तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 5000, मल्टीप्लायर क्या कर दो, मनी मल्टीप्लायर कितना है आपका 5 है, उससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना आया है। मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो टोटल डिपॉजिट आपके पास कितना क्रिएट हुआ 5000, उसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग इनिशियल डिपॉजिट से, यानी कि 1000 से आपको निकल कर आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। और आपके पास जो टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होता है वो आपका प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट का समेशन होता है, ठीक है। टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना था, टोटल डिमांड डिपॉजिट आपके पास कितना था भाई 5000, ठीक है। कैसे कैसे बनाइए, प्राइमरी डिपॉजिट कितना था आपका 1000, इसमें आपने क्या किया 4000 ऐड कर दिया, है ना। तो ये आपका निकल कर आ गया टोटल डिमांड डिपॉजिट। आई होप आपको बातें सब क्लियर हो चुकी होंगी अब, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है जो पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, जिसके अंतर्गत सारे बैंक काम करते हैं। सारे रूल्स और गाइडलाइंस कौन देता है, सेंट्रल बैंक। रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को, वो क्या है आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। क्या है वो, एपेक्स बॉडी है, मतलब शीर्ष संस्था है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। पूरे बैंकिंग चैनल को, ठीक है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम किसका है, वो है आपका सेंट्रल बैंक का, है ना। हमारे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का क्या है, सेंट्रल बैंक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ याद रखिएगा अप्रैल 1 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके अंतर्गत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहां पर है, मुंबई। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई में है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका गवर्नर कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन है, डॉक्टर शक्तिकांत दास इसके क्या है, गवर्नर है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक है, वॉइस आ रही है ना मेरी, हाँ देखो। तो गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, आपको इतनी बात याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। किस एक्ट के जरिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर कमीशन पूछ लिया जाए, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है कमीशन कौन था, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन था, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। अब देखो इसके फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा पूरा करेंसी सिस्टम है उसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। करेंसी कितनी जारी होनी चाहिए, कितना इशू होना चाहिए, किस डिनोमिनेशन में जाना चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद यहाँ पर डिसाइड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि किस डिनोमिनेशन की करेंसी हमारी जाएगी, ठीक है। जो हमारी बैंक जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके लिए एज अ एजेंट कौन काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए रेगुलेटिंग बॉडी का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उनको जो फंड की जरूरत पड़ती है तो भी कौन देता है, सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है वो है आपका कि जितना भी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, कि पैसा ज्यादा तो नहीं है मार्केट में, ज्यादा है तो उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, और अगर कम है तो उसमें कैसे इन्फ्यूज किया जाए, ये चेक करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। फटाफट समझते हैं करेंसी अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री, ठीक है। हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ा काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है वो है आपका करेंसी इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है। जो 1 रुपए का नोट है उसको जारी नहीं करता है और सिक्के जारी नहीं करता है, ठीक है, एंड कॉइन्स, इनको छोड़कर बाकी सारे जो नोट्स हैं वो जब कौन जारी कर रहा है, वो जारी कर रहा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब यहां पर जो आपका 1 रुपए का नोट है, ठीक है, इस पर साइन कितने होते हैं, सॉरी किसके होते हैं, साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, जो वित्त सचिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर इस नोट पर होते हैं, याद रखिएगा, 1 रुपये नोट पर, ठीक है। और ये नोट कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड जो आपके यहाँ पर सिक्के होते हैं वो भी कौन जारी करता है, वो जारी करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक बात और याद रखिएगा कि हमारे भारत में मैक्सिमम किस डिनोमिनेशन का सिक्का आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे ₹1000, ठीक है, कॉइन्स कॉइन कैन बी इशूड, ठीक है। मैक्सिमम डिनोमिनेशन जिसका कॉइन हमारे यहाँ पर आ सकता है वो है क्या, 10,000 और ₹10,000, ठीक है, 10,000 रुपए तक का नोट आ सकता है, ठीक है। हालांकि 2 बार इशू भी हुआ है 10,000 का नोट, लेकिन ब्लैक मनी के जनरेशन के कारण, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ी करेंसी होगी उतना ही ज्यादा आपके यहाँ पर ब्लैक मनी जनरेट होगा, इसलिए आपके यहाँ पर क्या हुआ, 2,000 रुपए का नोट भी आज के डेट में बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, वो भी अब चलन में नहीं है, वो बाहर हो गया है सर्कुलेशन से, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो सरकार है, चाहे वो आपका केंद्र सरकार हो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके लिए, ठीक है, एज अ बैंकर कौन एक्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज अ एजेंट कौन काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। देखा होगा आपने अभी कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला था उन्होंने कि हम इंडिया में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, और खासकर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट तो इस कदर आपके बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं कि कुछ ही समय में उनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा फ्रीबीज बांट रहे हैं, मतलब फ्री में बहुत सारे आपके चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना क्या है, गलत है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास और किसी भी गवर्नमेंट के पास ज्यादा लोन हो जाएगा तो फिर भाई वो आगे लॉन्ग रन में उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो बैंकर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एडवाइजर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा एजेंट, जैसे कि अगर कोई भी हमारा एग्रीमेंट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल को रुपए जाने हैं, है ना, अभी वहां पर भूकंप आ गया, इसराइल के लिए सॉरी जो आपका गाजा है, ठीक है, फलस्तीन है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ देना है, तो किसके जरिए जाएगा, वो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, है ना। तो बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर, तीनों के काम कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे बैंक होते हैं उनके लिए बैंकर का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब जैसे जो उनके कैश रिजर्व होते हैं वो कौन मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंकों के लिए कभी भी कोई जरूरत ऐसी पड़ जाए कि उनको कहीं से भी कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में लोन कौन देगा, उस कंडीशन में लोन देगा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ जितने भी आप जो फंड ट्रांसफर करते हो एक बैंक से दूसरे जगह पर, वो आपके कौन क्लियर करता है, वो क्लियर करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो बैंक है, यानी कि खासकर जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, उनके लिए बैंकर की तरह काम कर रहा है, और पूरे जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट भी कर रहा है ना। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं आपके, आपको याद रखना है। अब देखो किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो समझिए। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके जो सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी पर सीधे तौर पर आपका प्रहार करते हैं, मतलब उस पर इंपैक्ट डालते हैं। क्वालिटेटिव मेथड होते हैं जो सजेस्टिव मेजर्स होते हैं कि भैया ऐसा कर लो, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। अब वहां से कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डायरेक्टली उसका कोई इंपैक्ट आपको देखने को एकदम से नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं वो सीधे तौर पर मनी सप्लाई पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, क्वांटिटी पर यानी कि मात्रा पर असर डालते हैं। जैसे
रेपो रेट पॉलिसी है, बैंक रेट पॉलिसी है, रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभी आपको बताते हैं कैसे। देखिए, रेपो रेट यानी कि रीपरचेज रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक अपने किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोन देता है, ठीक है। मतलब 90 डेज तक के लिए अगर बैंक को लोन लेना है, ठीक है, 90 डेज तक के लिए लोन लेना है किसी भी कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो क्या रहेगा आपका, यहां पर रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, अप्रोच करता है और उनसे लॉन्ग टर्म लोन लेता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन कौन देगा, तो वो देगा आपका यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस रेट पर देगा, बैंक रेट, ठीक है। 91 डेज टू 1 ईयर, 91 डेज टू 1 ईयर के लिए अगर कोई बैंक लोन ले रहा है तो उस पर चार्ज किया जाएगा बैंक रेट, ठीक है। और 90 डेज तक के लिए क्या रहेगा, वो रहेगा आपका रेपो रेट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आरबीआई बैंकों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। आ रही बात समझ। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। जैसे अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है तो उस समय क्या होगा, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में रिलीज करेगा, लोग उसको खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। वहीं अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम है तो उन्हीं सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, बाय बैक कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद पैसा लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियो में, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो आपका वो मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा है उसका, जो उसके लिए रखना पड़ता है, किसके पास रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 4.5%, ठीक है। 4.5% पैसा जो है वो रखना पड़ेगा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, कमर्शियल बैंकों को, जो भी उनके पास पैसा आया है, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अभी कितना चल रहा है आपका 18%, 18.00%, ठीक है। तो जो भी पैसा बैंक के पास आया है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा जो है वो अपने पास जमा करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन अदर बैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से एसएलआर और सीआरआर दो तरह के रिजर्व होते हैं जो कि बैंक मेंटेन करता है अपने टोटल डिपॉजिट से। एक तो रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जिसको बोलते हैं सीआरआर, एक रखता है अपने पास जिसको बोलते हैं एसएलआर, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो आपका तरीका होता है या एक क्या कह सकते हो आप लोग, डिफरेंस है कि जितना आप लोन लेने जा रहे हो उसमें से कितना आपको यहाँ पर एसेट गिरवी रखना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का अगर आप एसेट लेके जाते हो बैंक के पास में और वो आपको 70 रुपीज़ का लोन देता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या है ये, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। 100 रुपए की आपने यहाँ पर कोई सिक्योरिटी दी है, ठीक है, और उसके बदले में आपको कितना रुपए लोन मिला है, 70 रुपीज़ का लोन मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन में आपका जो बैंक है, खासकर जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पर डायरेक्शन देता है कि आप बैंक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इकोनॉमी में ग्रोथ होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बैंक क्या करेगा, अपने तरफ से कुछ स्टेप्स उठाएगा जिससे कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो ठीक तरीके से चल सके, लोगों को आसानी से लोन मिल सके, उनको जो रिक्वायरमेंट है उनकी फुलफिल हो सके, है ना। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी बैंकिंग सर्विसेज मिल सके या बैंकों से लोन मिल सके, ठीक है। वो क्या होता है आपका मोरल सुएशन होता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है,
अंडर दिस मेजर द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू द अदर बैंक्स टू और नॉट गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे एजुकेशन लोन आपके लिए इतना देना है, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन आपको इतना देना है, एमएसएमई लोन इतना देना है, एग्रीकल्चर लोन आपको 7% पर देना है, ठीक है, एजुकेशन लोन आपको 7% पर देना है। तो ये क्या है, ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है कि जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइड कर रहा है बैंकों के लिए कि आपको किस सेक्शन के लिए कितना लोन देना है। आई होप आपको सारे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, पूरा जो क्रेडिट कंट्रोल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनका आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके एग्जाम में अच्छे से हो सके और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो आपने सोचा है उसमें आपका एडमिशन हो सके। तो आज हमने क्या सीख लिया, कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, हमने सीखा मनी क्रिएशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हमने सीख लिया। तो आज का क्लास हमारा जो मनी सप्लाई का था वो हो जाता है खत्म। आई होप आपने सारी चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, सब कुछ आराम से समझा होगा, और अगर नहीं समझा है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपके जो प्यारे प्यारे जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछिए, आप कमेंट्स में उनका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और हम आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आराम से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।